हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 2 के टॉपिक द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। और बेसिकली इससे पहले के जो भी हमारे वीडियोस हैं उनमें मैंने बाकी का जो भी चैप्टर है उसको डिस्कस किया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं हम द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जो हमारा टॉपिक है। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, व्हाट डज दिस मीन? सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, collective belonging. In other words, we can say the feeling of nationalism. You can say the feeling of oneness, feeling of oneness. ये जो फीलिंग है वननेस की, या हम कहें नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की जो भावना है, ये हमारे लोगों में तब डेवलप होती है, स्प्रेड होती है, तब फैलती है when the people living in a particular geographical region, they believe to feel that they were all belong to one nation. यानी कि ये जो हमारी फीलिंग है वननेस की, या हम कहें सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये हमारा स्प्रेड होता है व्हेन पीपल लिविंग इन अ पार्टिकुलर geographical region, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंट्री और नेशन, begin to feel that they all belong to one nation. यूरोप में ये जो फीलिंग थी वननेस की, या हम कहें नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस भी किया था कि ये जो फीलिंग ऑफ वननेस या हम कहें नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, वो यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग हैं उनमें किस तरह से डेवलप हुई। इट वॉज डेवलप थ्रू वॉर्स, इट वॉज डेवलप थ्रू रेवोल्यूशंस, and at the same time it had developed also through the cultural movement like that of romanticism. इंडिया में अगर हम बात करें तो ये जो फीलिंग ऑफ वननेस है इन इंडिया, this feeling of nationalism develop partly from a united struggle of the people against the colonial government. यानी कि इंडिया में अगर ये फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म या हम कहें फीलिंग ऑफ वननेस या एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की जो फीलिंग है, कलेक्टिव बिलोंगिंग की जो फीलिंग है, ये हमारी डेवलप हुई बेसिकली थ्रू a united struggle
which the people of our country had led against the British government, जिसमें हमारे पूरे इंडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो भी लोग रहते थे, whether they were living in Maharashtra or living in Tamil Nadu or in Uttar Pradesh or in Assam or in Jammu and Kashmir or in Bengal, everywhere they came together and struggled for independence. And in their struggle for independence, they came closer. And this had somewhere developed among them a feeling of unity, a feeling of collective belonging. लेकिन इसके साथ साथ हमारा हिस्ट्री, फिक्शन, folklore, culture all have played a very important role in developing among the people of our country a feeling of oneness. चाहे वो हमारा हिस्ट्री रहा हो, फिक्शन रहा हो, फॉकलोर है, कल्चर है, इमेजेस हैं, आइकन्स हैं, सिंबल्स हैं, दे वर ऑल प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट। शुरुआत करते हैं। व्हाट वर द मेजर फैक्टर्स? नंबर 1, किसी भी कंट्री के अंदर हमने जैसे यूरोपियन हिस्ट्री में भी देखा था कि नेशन दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। नेशन जो है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसी चीज है जिसको हम विजुअलाइज नहीं करते, जिसको हम देख नहीं सकते। अब जिस चीज को हम देख नहीं सकते, हाउ कैन द पीपल बी रिलेटेड टू देम? उस आइडियाज को हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं? हम किस तरह से लोगों को इस चीज के लिए परसुएट कर सकते हैं कि भाई ये नेशन है, यू ऑल बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर नेशन, आप इंडिया के सिटीजन हो, इंडिया को बिलोंग करते हो, है ना? बट नोबडी हैड सीन इंडिया। भारत को किसी ने देखा? नो, नोबडी हैज सीन इंडिया। बट वी हैव अ काइंड ऑफ इमेज ऑफ अवर कंट्री। हम अपने कंट्री की इमेज, हम अपने कंट्री को रिलेट करते हैं विद द इमेज ऑफ भारत माता। एक्चुअली व्हाट हैपेंड, हमने यूरोपियन हिस्ट्री में देखा था कि किस तरह से जब वहां पर नेशन स्टेट्स का राइज हुआ, तो वहां पर जो आर्टिस्ट थे, जो पोएट्स थे, दे बिगेन टू create an image of their nation so that the people, they could relate themselves with the abstract idea of the nation। यानी कि उन्होंने नेशन को क्रिएट करने के साथ साथ, मतलब एक नेशन स्टेट्स का जब वहां पर फॉर्मेशन हुआ, तो वहां के जो आर्टिस्ट थे, जो पोएट्स थे, उन्होंने नेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करना शुरू किया दैट एज इफ इट वर अ पर्सन, यानी कि उन्होंने नेशन का पर्सोनिफिकेशन किया, जिससे कि लोग नेशन के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के साथ अपने आप को रिलेट कर पाए। दिस वॉज वॉट हैपेंड इन इंडिया एज वेल। Creation of the image of Bharat Mata, image of Bharat Mata। जैसे जैसे हमारा नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप हुआ, स्प्रेड हुआ,
तो धीरे धीरे द इमेज ऑफ भारत माता वॉज ऑल्सो बिगिन टू बी क्रिएटेड, so that the people of this country, the people of India, people of Bharat, they could relate themselves with this abstract idea of nation. वो नेशन के इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के साथ अपने आप को रिलेट कर सकें, अपने आप को जोड़ सकें. सो द क्रिएशन ऑफ द इमेज ऑफ भारत माता, द फर्स्ट इमेज of Bharat Mata was created by Bankim Chandra Chattopadhyay, in his hymn to the motherland in 1870. तो सबसे पहले भारत माता की जो इमेज को जो क्रिएट किया, वो किसने क्रिएट किया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने. उन्होंने एक स्तुति लिखी, यानी कि he had written a song in praise of the motherland, वंदे मातरम. ठीक है, तो ये एक हाइम था, in his hymn to the motherland in 1870s, that was वंदे मातरम. Later it was included in his novel आनंद मठ. बाद में इसको उनके एक नॉवल आनंद मठ में इसको शामिल किया गया, इंक्लूड किया गया. जो पहली इमेज थी, जो पहला प्रिंट था भारत माता का, द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता was painted by Abanindranath टैगोर. भाई जैसे जैसे हमारा स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड हुआ आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले भारत माता की इमेज को पेंट किया. यहां पर भारत माता का जो इमेज क्रिएट की गई है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, दैट वाज स्टिल नॉट गिवन अ पेंटेड फॉर्म. इसको प्रिंटेड फॉर्म नहीं दिया गया था, लेकिन यहां पर भारत माता की पहली इमेज प्रिंट किया, पेंट किया किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने. इन हिज पेंटिंग भारत माता is represented as an astic figure. उनको एक सन्यासी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया. She has been represented as calm and composed, spiritual and divine. उनको बिल्कुल शांत, एक आध्यात्मिक, अलौकिक तरीके से उनको पिक्चराइजेशन किया गया, उनकी इमेज का फॉर्मेशन किया गया. बाद में इन द लेटर पार्ट हमारा जो
ये इमेज था भारत माता का व्हेन इट एंटर्ड इनटू द प्रिंट इन डिफरेंट रीजन्स इट हैड टेकन डिफरेंट फॉर्म्स। तो अगर हमसे यह पूछा जाता है हु हैड क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो योर आंसर विल बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कब किया था? 1870s में, अपने हाइम, अपनी एक स्तुति में, एक सॉन्ग विच वो ही हैड रिटन इन प्रेज ऑफ द मदरलैंड, वंदे मातरम, जो आज हमारा नेशनल सॉन्ग भी है। लेटर ऑन जब हमारा स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड होता है तो उस समय अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसकी पहली पेंटिंग बनाई। तो अगर हमारा क्वेश्चन आता है हु हैड क्रिएटेड द फर्स्ट पेंटिंग, तो हमारा आंसर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। और अगर यह पूछा जाता है हु क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता, तो हमारा आंसर क्या होगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू वी फाइंड अबाउट दिस मूवमेंट? बेसिकली फॉर क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, या हम कहें एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कम्स in relation to it, that was revival of folklore। यानी कि हमारा केवल और केवल एक यूनाइटेड स्ट्रगल, जो लोग, जिसमें लोग इन्वॉल्व थे अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, केवल उसी से हमारा कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग डेवलप नहीं हुई, कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग या नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप नहीं हुई। इट वॉज ऑल्सो थ्रू अ मूवमेंट फॉर द रिवाइवल ऑफ फॉकलोर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द late 19th century, the nationalists in India were busy in recording folklores and folk tales sung by bards। जो पुराने राजा महाराजा होते थे उनके दरबारों में जो गाने वाले होते थे, जिनको भाट बोला जाता था, बार्ड्स, फोक टेल्स और फोकलोर्स, इनको उन्होंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया। बाय दिस टाइम जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे, दे बिगेन टूरिंग the different villages of our country, in our country, and keep on recording such folk songs। उन्होंने जो है folk songs, जो लोकगीत होते थे, folklore, लोक कथाएं, लोक कहानियां, folk tales, उन्होंने उनको कलेक्ट करना शुरू किया। बिकॉज दे फेल्ट दैट, उनका क्या मानना था? दे फेल्ट दैट द फोक कल्चर, दिस फोक कल्चर gives a true picture
ऑफ द नेशन। उनका ये मानना था कि भाई ये जो हमारा फोक कल्चर है ये हमारे देश की एक सही पिक्चर जो है वो हमको प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली उनका यह मानना था इन कोर्स ऑफ टाइम जो हमारे फॉरेनर्स थे, द colonial rule damaged this folk culture, and in order to develop a sense of collective identity, collective belonging or collective identity, it was necessary to revive this folk culture। इस folk culture का रिवाइवल बहुत जरूरी है। इन बंगाल के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर himself led the movement। उन्होंने खुद इस मूवमेंट को लीड किया। इसी तरह से इन साउथ इंडिया यहां पर नतेशा शास्त्री published 4 volumes of folk culture, 4 volumes of folklore with the name उसका नाम क्या था? द folklore ऑफ सर्दर्न इंडिया। इस नाम से उन्होंने अपने इस कलेक्शन को पब्लिश किया। folklore ऑफ सर्दर्न इंडिया। उनका मानना था कि जो भी हमारा folklore है, folk tales हैं, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ folk culture, they were the true manifestation, that means they were the true expression of the culture, the feelings of the people living in this country। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारा रिलेट करता है टू डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग द इंडियंस, दैट वाज अ न्यू नेशनल फ्लैग और स्वदेशी फ्लैग। स्वदेशी फ्लैग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, क्योंकि एक चीज हमारी अब बहुत क्लियर हो चुकी थी, हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, दे वर नाउ अंडरस्टूड इट वेरी वेल कि हमारे जो आइकन्स होते हैं, जो हमारे सिंबल्स होते हैं, दे ऑल्सो प्ले an important role in developing a sense of a feeling of nationalism among the people of any country।
So during the Swadeshi movement, Swadeshi movement, a Swadeshi flag was designed. इसमें 3 कलर्स थे. इट वॉज अ ट्राई कलर फ्लैग. इट वॉज अ ट्राई कलर फ्लैग जिसमें आपका रेड, ग्रीन एंड येलो कलर थे. ठीक है, इसमें 3 कलर थे, रेड, ग्रीन एंड येलो. It consisted of 8 lotuses. 8 lotuses. इसमें 8 लोटस बने हुए थे. ये जो 8 लोटस थे, ये 8 लोटस क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? They were representing the 8 provinces of the British India. ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे. एंड अ क्रिसेंट मून, और साथ ही साथ इसमें क्या था? क्रिसेंट मून representing the unity between Hindus and Muslims. हिंदूस और मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था क्या? क्रिसेंट मून. ठीक. इन 1921 में महात्मा गांधी ने एक नया स्वराज फ्लैग डिजाइन किया. सो दिस वाज व्हाट इन 1929. इन 1921 महात्मा गांधी designed a new Swaraj flag. अब ये जो हमारा नया फ्लैग था, it was a tricolor flag again. Tricolor फ्लैग, और इसमें 3 कलर थे, रेड, व्हाइट एंड ग्रीन. It consisted of charkha in the middle to represent the Gandhian principle of self-reliance. ये इसके बीच में क्या था? हमारा एक स्पिनिंग व्हील था, या जिसको चरखा बोलते हैं, वो था, जो गांधीयन प्रिंसिपल सेल्फ हेल्प या सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर विश्वास करना, आत्मनिर्भरता को ये रिप्रेजेंट करता था. ठीक. किसी भी प्रोसेशन में, डिमोन्स्ट्रेशन में, which was against the government policies, झंडे को लेकर चलना, कैरिंग
the flag, keeping it aloft, सीधे रखना, ठीक है. इवन एट द टाइम, अब सोचिए, सत्याग्रहीज, दे वर कैरिंग द फ्लैग, दे वर ब्रूटली बीटन, इवन देन दे वर होल्डिंग द फ्लैग अलोफ्ट, सीधा रखते थे. ठीक, तो यानी कि झंडे को जमीन पर नहीं टच होने देना है. दिस वॉज समवेयर यू कैन से representing the height of the nationalistic feelings among the people of the country at that time. Next, we come to the factor reinterpretation of Indian history. Interpretation of history. Now, there were many who believed that in order to create a sense of pride and unity among the people, it was necessary to reinterpret the history यानी कि हिस्ट्री को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, रीइंटरप्रेट किया जाए. यानी कि लोगों में देश के लिए एक गर्व की भावना, लोगों में एक यूनिटी को डेवलप करने के लिए जरूरी है कि हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट किया जाए, यानी कि उसको फिर से रीट्रांसलेट किया जाए. एक्चुअली दे वर ऑफ द ओपिनियन कि ब्रिटिश ने जो हिस्ट्री लिखा है इट वॉज नॉट एट ऑल करेक्ट. द ब्रिटिश historians represented India as a backward country, gave no contribution to the world. They described Indians. उन्होंने जो हिस्ट्री लिखा उस हिस्ट्री में उन्होंने इंडियंस को हाउ दे हैड रिप्रेजेंटेड द इंडियंस, कि इंडियंस क्या हैं, बैकवर्ड हैं, दे वर प्रिमिटिव, दे वर सेवेज, जंगली हैं, बर्बर हैं, प्रिमिटिव हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, एंड ऑल्सो नॉट कैपेबल टू रूल देमसेल्व्स. वो अपने आप को रूल नहीं कर सकते. दे represented Indians as primitive, savage, and uncivilized
civilized, not capable to rule themselves. वो अपने आप को रूल नहीं कर सकते. दिस वॉज द रीजन कि जो हमारे इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने ये महसूस किया कि हिस्ट्री को इस तरह से लिखा जाए जिससे कि इंडिया के लोगों में एक फीलिंग ऑफ प्राइड उनके बीच में डेवलप की जा सके. ठीक है. सो दे द इंडियन हिस्टोरियंस were wanted to rewrite Indian history in such a way that could instill a sense of pride among Indians for their country. अपने देश के लिए उनमें एक गर्व की भावना पैदा हो, जागृत हो, डेवलप हो. इसके लिए जरूरी है कि हिस्ट्री को रीराइट किया जाए. तो उन्होंने हिस्ट्री को रीराइट करना शुरू किया. ठीक है. जिससे कि लोगों में एक फीलिंग ऑफ प्राइड जो है वो डेवलप की जा सके. सो दे बिगिन to write about the past achievements of our people in the field of science, literature, art, architecture, medicine, mathematics, philosophy, religion, etc. यानी कि पास्ट में जो भी हमने अचीवमेंट्स किए थे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, साइंस में हो या लिटरेचर में या आर्ट में, आर्किटेक्चर में, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, रिलीजन, किसी भी फील्ड में जो इंडियंस ने जो भी पास्ट अचीवमेंट्स थे उन अचीवमेंट्स को उन्होंने लिखना शुरू किया हिस्ट्री में. उनका ये कहना था कि एट द टाइम when the European countries were at the beginning of early stage of their civilizations, Indians, they were already having a well developed civilization. Obviously ये सारी चीजें लोगों में एक यूनिटी की फीलिंग को डेवलप करने के लिए सफिशिएंट थी. लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम था कि जो भी हमने पास्ट अचीवमेंट्स का बात किया वो सारे पास्ट अचीवमेंट्स दे वर बेसिकली बिलोंग टू द पीरियड. उन्होंने मतलब जो भी हिस्टोरियंस ने लिखा वो उस पीरियड के बारे में लिखा. दैट वाज द एंशिएंट पीरियड व्हेन द हिंदू रूलर्स वर रूलिंग ओवर दिस कंट्री. तो ऑब्वियसली विद इन सच अ प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री, when the history was reinterpreted, when it was presented in such a way, the people who belong to the minority communities,
they somewhere felt themselves alienated. उनको कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को इस री इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट से अपने आप को अलग महसूस किया. So whatever was it, but we must remember that all this had helped in developing a feeling of collective identity or a feeling of nationalism or a feeling of oneness among the people of our country. So this was what about this whole topic. With this topic as well as the chapter comes to an end. In my next video, I will start discussing about the important question answers. Important questions को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो हमारे मोस्ट, आप कह सकते हो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होंगे हमारे बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, उनको हम डिस्कस करेंगे. टिल देन you can revise all these topics carefully, क्योंकि जब आप टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो ऑब्वियसली इट विल बी easier for you to answer the questions which we will be discussing. So till then, till my next video I get upload, thank you and keep on revising.